हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का पार्ट 2। इसमें हम लोग देखेंगे कि फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में पार्ट 2 में हमारा कौन कौन से पॉइंट है और उसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो ये हमारा सेकेंड लर्निंग प्रोसेस होने वाला है शॉर्टकट का। तो इसमें जो हमारा पॉइंट है वो आ जाता है ब्रांचेस ऑफ मैनेजमेंट। तो ब्रांचेज ऑफ मैनेजमेंट का जो पहला हेडिंग है वो है प्रोडक्शन मैनेजमेंट। प्रोडक्शन मैनेजमेंट क्या होता है? प्रोडक्शन मैनेजमेंट ये होता है कि कोई भी हम ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी प्रोडक्ट को बाई करें या सेल करें, उस प्रोडक्ट को खरीदें या बेचें, ये हमारा प्रोडक्शन हो जाता है। सेकेंड जो हमारा है पार्ट वो आ जाता है मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या है कि मान लो कोई ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी नया प्रोडक्ट बन रहा है, उसको मार्केट में उतारने के लिए हम लोग कॉस्ट को कम करके पहले तो सेल के बारे में सोचेंगे, तो कॉस्ट कम करेंगे जिससे मार्जिन हमारा ज़्यादा हो, प्रॉफिट ज़्यादा हो। तो ये हमारा मार्केटिंग हो गया। थर्ड जो आ जाता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है कि मान लो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के दौरान हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ रही, रिक्वायरमेंट हो रही, फाइनेंस की ज़रूरत पड़ रही, तो हमारी फाइनेंशियल हो गई मैनेजमेंट। फिर हमारा आ जाता है फोर्थ, वो आ जाता है पर्सनल मैनेजमेंट। पर्सनल मैनेजमेंट क्या होता है कि कोई भी मान लो ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी दिक्कत हो रही है, मान लो मेरी ऑर्गेनाइजेशन में कोई पर्सनली प्रॉब्लम है, तो उसको सॉल्व आउट करना ही मेरा वो पर्सनल मैनेजमेंट। ऑफिशियल मैनेजमेंट। ऑफिशियल मैनेजमेंट मतलब कि कोई भी ऑफिशियल वर्क हो रहा है, उसमें अगर कोई भी परेशानियां हो या त्रुटियां हो, तो उसको हमें मैनेज करके चलना, उसके बारे में सोचना, थिंकिंग करना, ये हमारा आ जाता है ऑफिशियल मैनेजमेंट। फिर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। ये जो हमारा है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जिसको हम लोग नोट करके चलेंगे। देखो पॉइंट भी अगर याद रखोगे तो इसके अगर क्या करता है एग्जामिनर, क्या करता है हेडिंग को ही देखता है कि हेडिंग बच्चे ने सही लिखा है, रीडिंग को सही लिखा है कि नहीं। अगर तुम्हारी हेडिंग जो है क्लियर रहेगी, उसके अंदर का बेस अगर तुम्हारा कमज़ोर भी रहेगा, उसको धीरे धीरे तुम इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, जिसके अनुसार तुम्हारा अच्छा नंबर भी आएगा। फिर हमारा ऐसा है अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव क्या है कि मान लो कोई भी हमें लक्ष्य है, गोल है कि इसको हमें पाना है, वो ऑब्जेक्ट उसको मान के चलना है कि हाँ ये मेरा गोल है, उसको अचीव करना है। तो इसको अचीव करने के लिए जो हमारा इसमें प्रोसेस होगा या जो हमारा संघर्ष है, वही हमारा क्या है, अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव है। कि हमने इसमें इतना संघर्ष किया, इतना टाइम स्पेंड किया, इतने लॉन्ग टर्म तक इसमें टिके रहें, ये हमारा क्या आ जाता है, अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स क्या है? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स ये है कि मान लो कोई भी चीज़ की हमें रिक्वायरमेंट हो रही है, उसको वहाँ पे मौजूद कराना ही ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स है। इंक्रीजिंग प्रॉफिट। प्रॉफिट को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? अगर हम मार्जिन, जैसे मान लो 10 रुपये मेरा मार्जिन है, अब मैं इसको सेल कर रहा हूँ 12 रुपये में, ठीक है। तो 12 रुपये में ना सेल करके मैं 11 रुपये में अगर अपने कॉस्ट को थोड़ा सा कम कर दूं, तो मार्केट में हमारे प्रोडक्शन ज़्यादा बिकेंगे, जिससे हमारी इंक्रीजिंग होगी और प्रॉफिट हमें अधिक होगा। और उसके बाद आ जाता है स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस। देखो स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस क्या है? जैसे मान लो हमें कोई प्लानिंग कर रहे हैं, वो लॉन्ग टर्म के लिए, कि हमें यार ये प्लानिंग है लॉन्ग टर्म के लिए हमें रखना है कि हाँ कि हम अगर इस बिज़नेस को हम स्टार्ट कर रहे हैं तो कम से कम नहीं तो 50 साल के लिए हमें बिजनेस को लेके चलेंगे। तो यहाँ पे क्या हमारा आ जाता है, स्मूथ। अपने बिजनेस को जो है धीरे तरीके से हमें अपने बढ़ाते चले जाएंगे, स्मूथ रनिंग में बिजनेस भी डेवलप होता जाएगा। प्रोवाइड इनोवेशन। प्रोवाइड इनोवेशन क्या है कि जिस चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ रही है उसको प्रोवाइड कराते जाना समय समय पे। चेंजिंग ऑफ ग्रोथ। अगर मान लो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो तुम स्टार्ट कर उसमें प्रॉब्लम हो रही है, ग्रोथ नहीं रही हो रही है, तो अपने प्लानिंग को जो है एक बैग ना चेंज करो, राय लो, किसी की ज़रूरत लो, क्या पता वहाँ पे तुम्हें सॉल्व आउट मिले, और अपने प्लान को ही थोड़ा सा चेंजेस करना पड़े, जिससे तुम्हारा ग्रोथ जो है अगर रुका हुआ है तो वो अपना ऑटोमेटिक डेवलप होता जाए। उसके बाद आता है सोशल बेनिफिट। देखो सोशल बेनिफिट क्या है
कि अब मान लो तुम्हारे पे इस इनकम है, प्रॉफिट है, तुम्हारे पास बिजनेस है, सब कुछ खड़े कर लियो। अब सोशल बेनिफिट, मान लो जिस सोसाइटी में रह रहे हो वहाँ की तुम वहाँ पे कोई गंदगी नहीं कर रहे हो, वहाँ पे अच्छे तरीके से क्लीनिंग है, अच्छे तरीके से अपने मैनेजमेंट को वहाँ पे कर रहे हो, वहाँ पे जो अब तुम ऑर्गेनाइजेशन ओपन किए हो वहाँ पे अच्छे क्लियर तरीके से कर रहे हो, सॉल्व आउट कर रहे हो, तो ये हमारा आ जाता है सोशल बेनिफिट, जिससे तुम्हें भी कोई दिक्कत ना हो। फिर यहाँ पे आ जाता है नेचर ऑफ मैनेजमेंट। नेचर ऑफ मैनेजमेंट क्या है, इसमें हमारा जो पहला हेडिंग है वो है सोशल प्रोसेस। सोशल प्रोसेस क्या होता है, ये अभी तुम हेडिंग के बारे में जान लो। उसके बाद जो सेकंड है कंटिन्यूअस प्रोसेस। कंटिन्यूअस प्रोसेस ये है कि मान लो कहीं पे अगर हम वर्क कर रहे हैं, अगर कंटिन्यू काम कर रहे हैं तो हमारा धीरे धीरे वहाँ पे प्रोग्रेस होगा, वही हमारा प्रोसेस कंटिन्यू होता रहेगा। फिर यहाँ पे क्या आ जाता है यूनिवर्सल, फिर उसका कंपोजिट। अब यहाँ पे कुछ आपको इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाले हैं, तो इसको मिस ना करें। इम्पोर्टेंस, यहाँ पे इम्पोर्टेंस क्या है, इम्पोर्टेंस में हमारा जो पहला पॉइंट है वो आ जाता है मैनेजेरियल स्किल। मैनेजेरियल स्किल जो है हर बार एग्ज़ाम में, हर बार 5 साल के आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए, वहाँ पे हर बार यहाँ पे आया हुआ है, जिसमें हमारा पहला फर्स्ट पॉइंट है टेक्निकल स्किल। टेक्निकल स्किल क्या है कि मान लो हमें कोई कंप्यूटर के बारे में नॉलेज हो, कोई सॉफ्टवेयर बनाना जाता हो, मतलब टेक्निकल कोई भी, मान लो हमें नेटवर्क मार्केटिंग, टेक्निकल मतलब टेक्निकल स्किल कोई कुछ भी हो सकता है। मान लो मैं फाइनेंस का काम कर रहा हूँ, कोई बैंक में काम कर रहा हूँ, ये सब हमारी जितनी में टेक्निकल स्किल में आते हैं। तो इसको अगर हमें लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे कि मान लो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में हम वर्क कर रहे हैं, उसके दौरान हमें अगर उसमें हमें वहाँ पे टेक्निकल का जॉब मिला है, उसके परफॉर्मेंस उसके अकॉर्डिंग अगर हम वहाँ पे वर्क कर रहे हैं तो हमारा टेक्निकल स्किल में आ जाता है। ह्यूमन स्किल क्या है, ह्यूमन स्किल यही है कि मान लो कोई मैनेजर कोई ऑर्गेनाइजेशन को चला रहा है, तो वहाँ पे उसकी क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए, वो अपने जो वर्कर हैं उसको गाइड करे, सपोर्ट करे, ये सब हमारा ह्यूमन स्किल है, जिससे उसको डेवलपमेंट होगा और तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन ऑटोमेटिक क्या होगा, ग्रोथ होगा। उसके बाद आ जाता है कंसेप्चुअल स्किल। कंसेप्चुअल स्किल क्या है, कंसेप्चुअल स्किल वो स्किल होता है कि मान लो कि जो हम कि हर एक चीज़ में परिपक्व हैं, मतलब कि हमें टेक्निकल के बारे में नॉलेज है, गाइड हमें अच्छे से आता है, हमेरे पास आइडिया मैं क्रिएट कर सकता हूँ, मैं हर एक चीज़ के एकदम मतलब एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ कि ये मतलब एक मैनेजर की तरह रहता है, कि मैनेजर की तरह इसको वर्क करना है, कि मैनेजर जो उसका थिंकिंग होता है कि बिजनेस को कैसे आगे ले जाना है, ये हमारा कंसेप्चुअल स्किल डेवलप कराता है। तो ये जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बार बार एग्ज़ाम में आया है, तो इसको ध्यान में रखते हुए इसको पूरा कर लो। जय हिंद।